हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंट्स। सो फ्रेंड्स, इसमें हम चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करते हैं। उसका नाम है अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अकाउंट के ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य। अकाउंट्स के उद्देश्य क्या है, हम अकाउंट किस उद्देश्य से बनाते हैं, उसका कारण क्या है। तो उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है परमानेंट रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि अकाउंट्स बनाने से हमारे पास एक परमानेंट रिकॉर्ड्स होते हैं। किसी मतलब जो भी हमने ट्रांजैक्शन डे टू डे करते हैं उसके परमानेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, और वो दो फॉर्म में होते हैं, या तो बुक्स के फॉर्म में या कंप्यूटर के फॉर्म में। वैसे तो कंप्यूटर आजकल ज़्यादा यूज़ में आ रहा है, लेकिन बुक्स को भी लोगों ने छोड़ा नहीं है। लोग अगर बुक्स में अकाउंटिंग की एंट्रीज करते हैं तो है ना, वो कंप्यूटर में भी करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में तो कई बार डिलीट होने के चांसेस भी है, हैक होने के चांसेस भी है, लेकिन बुक्स में तो सब कुछ सेफ रहता है। इसलिए आजकल दोनों फॉर्म्स में अकाउंटिंग होती है। इसलिए एक परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पर अगर हमारे पास वो रहे, ताकि हमें कभी भी ज़रूरत पड़े देखने की, इसलिए हम अकाउंट्स करते हैं। और इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू नो द इफ़ेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है बिजनेस में, उस हर एक ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट अगर हमें पता करना हो तो भी वो भी अकाउंट्स बुक से ही पता चलता है। अगर हमने अकाउंट्स की बुक प्रॉपर फॉर्म में बनाई होगी, प्रॉपर मेथड यूज़ किया होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हर एक ट्रांजैक्शन का क्या इफ़ेक्ट है हमारे बिजनेस पे। और इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू नो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स। मतलब प्रभावशाली जो फैक्टर्स पड़ते हैं हमारे बिजनेस पर, जो प्रभाव पड़ता है उन इफ़ेक्ट्स का, उन ट्रांजैक्शंस का, तो वो भी हमें अकाउंट से ही पता चलता है। इसलिए ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। और फिर फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी। अब टैक्स लायबिलिटी क्या होता है? टैक्स लायबिलिटी मतलब हम पे जो टैक्स का बर्डन है। जैसे कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। उसके साथ साथ है ना, हमें हर साल टैक्स भी पे करना होता है गवर्नमेंट को। हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें टैक्स तो पे करना ही पड़ता है। बिज़नेस क्यों, अगर हम नॉर्मल एक ऑफिस में जाते हैं या कोई एम्प्लॉय भी हैं तो हम होम टैक्स तो पे करते ही है ना, अपने घर का टैक्स तो पे करते ही है ना। उसी तरह बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस का एक टैक्स पे करता है। तो उस पर कितना टैक्स का बर्डन है, उसकी कितनी लायबिलिटी है टैक्स के प्रति, वो भी उसे है ना, मतलब लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, वो भी उसे है ना अकाउंट्स बुक से ही पता चलता है कि हाँ उसे कितना टैक्स पे करना है और कब तक करना है। ये सब भी उसे अकाउंट्स बुक से ही पता चलता है। इसलिए अकाउंट्स बनाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके फिफ्थ ऑब्जेक्टिव की, जो है टू नो क्वांटम ऑफ पेबल्स। क्वांटम का मतलब क्या होता है? कोई किसी भी चीज़ की साइज़, मतलब किसी भी चीज़ की साइज़ कितनी है। और पेबल्स कौन है? मतलब जिन लोगों को हमें पे करना है तो हम पेबल्स बोलेंगे उन्हें। तो वो लोग कौन होते हैं? क्रेडिटर्स, जिनसे हमने क्रेडिट पे कुछ ख़रीदा है, क्रेडिटर्स होते हैं वो लोग। और उन लोगों को हमें पे करना है, तो उन लोगों को हमें कितना पे करना है, ये भी साल के एंड में हम अपनी अकाउंट्स बुक चेक करेंगे, उसी से हमें पता चलेगा। इसलिए अकाउंट्स बुक बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हमें उससे पता चलता है कि कितने लोगों से हमने क्रेडिट पे ख़रीदा है और उनको पैसे देने बाकी है। फिर इसका सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है टू नो क्वांटम ऑफ रिसीवेबल्स। ये इसी का ऑपोजिट है पेबल्स का। जिन लोगों, जैसे कि पेबल्स में है जिन लोगों को हमें पे करना है, रिसीवेबल्स में जिन लोगों से हमें रिसीव करना है, जिनको हमने क्रेडिट पे कुछ सेल किया है और उनसे हमें पैसे रिसीव करने हैं। पेबल्स में कैसा था कि किसी से परचेज़ किया है क्रेडिट पे और उन्हें पैसे देने बाकी है। और रिसीवेबल्स में कैसा होता है, किसी को है ना हमने क्रेडिट पे बेचा है और उससे पैसे लेना बाकी है, तो उसे रिसीवेबल्स बोलेंगे। और उसकी साइज़ कितनी है, यानी कि उसका क्वांटम कितना है, वो भी अकाउंट्स बुक से ही पता चलता है। इसलिए अकाउंट्स बुक बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर इसका सेवेंथ ऑब्जेक्टिव है टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मेजर कैसे करते हैं, तो वो भी अकाउंट्स बुक के ज़रिए ही करते हैं। साल के एंड में जब फाइनल अकाउंट्स, वो बैलेंस शीट, वो सब बनाते हैं हम लोग, उस वक्त जब मेजर करना होता है प्रॉफिट कितना हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, तो वो अकाउंट्स बुक्स को प्रिपेयर किया होगा पूरे साल में तो ही कर पाएंगे ना। नहीं तो प्रॉफिट का पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट हुआ भी है कि नहीं, और अगर हुआ है तो कितने का हुआ है। इसीलिए ये भी बहुत ज़रूरी है।
फिर इसका 8th ऑब्जेक्टिव है टू नो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द बिजनेस। अब है ना, अकाउंट्स बुक्स से हमें ये भी पता चलता है कि हमारे बिजनेस का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है कि ख़राब चल रहा है। और जैसे कि मानिए एसेट्स और रिसीवेबल्स, मतलब साल के एंड में हमारे पास एसेट्स ज़्यादा हैं और रिसीवेबल्स मतलब जिन लोगों से पैसे लेने हैं ये सब अगर हमारे ज़्यादा हैं, और गुड्स और जो भी मतलब स्टॉक वॉक, तो मतलब हमें फ़ायदा है। लेकिन अगर लायबिलिटीज़ ज़्यादा है, लायबिलिटीज़ यानी कि ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, पे करना बहुत ज़्यादा है और कमाई कुछ हुई नहीं पूरे साल, तो मतलब हमें नुकसान हुआ है और हमारे बिज़नेस लॉस में जा रहा है। लेकिन अगर है ना रिसीवेबल्स ज़्यादा है और एसेट्स ज़्यादा है, मतलब हमारा बिज़नेस गुड कंडीशन में है और अच्छा चल रहा है, मतलब हमारे बिज़नेस का इकोनॉमिक स्टेटस हाई है। और इसका लास्ट एंड 9th ऑब्जेक्टिव है टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर्स एंड फ्रॉड्स। अब अकाउंट्स प्रिपेयर किए हो तो हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि कोई फाइनेंशियल मिस्टेक हुई है कि नहीं, कोई क्राइम हुआ है कि नहीं, ये आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर बुक प्रिपेयर नहीं की हो तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है, कुछ मतलब पता ही नहीं चलता है पूरे साल किया क्या हमने। इसलिए अकाउंट्स बुक बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है ये फ्रॉड्स और एरर्स पे, इसलिए ये इसको भी डिटेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अकाउंट के एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस यानी उसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस। तो उसका फर्स्ट एडवांटेज है अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों अवेलेबल है, क्यों अवेलेबल है, ये तो एक नॉर्मल सा सवाल है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। जैसे कि कोई भी अगर काम पड़ जाए हम लोगों को तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, हमें टाइम टू टाइम रेडी मिलनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको बैंक से लोन चाहिए तो बैंक पहले चेक करेगी ना आपका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, आप प्रॉपर, अगर बैंक आपको लोन दे तो आप प्रॉपर टाइम पे ईएमआई पे कर पाएंगी कि नहीं, ऐसे तो बैंक आपको लोन देगी नहीं। इसलिए बैंक पहले पूरा चेक करेगी कि हाँ आप लोन देने लायक हो कि नहीं। इसलिए अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है ना हर टाइम टू टाइम अवेलेबल हो जाए, ऐसी होनी चाहिए। इसलिए अकाउंट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ये उसका एक एडवांटेज है कि ऐसा कोई टाइम आ गया जब हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो वो आसानी से अवेलेबल हो जाती है। और उसका सेकंड एडवांटेज है टू नो प्रॉफिटेबिलिटी। उससे हमें, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि हाँ अकाउंट बुक्स बनाने से हम साल के एंड में चेक कर सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी जान सकते हैं अपने बिजनेस की कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। फिर उसका थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू नो फाइनेंशियल स्टेटस। वो तो वही है जैसे कि इकोनॉमिक स्टेटस हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स में कि फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है हमारे बिजनेस का, वो भी पता चलता है। लायबिलिटी का साइज़ कितना है, अगर लायबिलिटी का साइज़ ज़्यादा होगा मतलब तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटस नीचे जा रहा है, लेस लॉस में जा रहा है हमारा बिजनेस। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होगा मतलब हमारा बिजनेस की कंडीशन गुड है। इसलिए ना फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे पता चलता है, वो भी हमें अकाउंट्स बुक्स के ही ज़रिए पता चलता है, इसलिए ये भी एक एडवांटेज है इसका। फिर उसका फोर्थ एडवांटेज है टैक्स प्लानिंग। अब टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं वो भी हम अकाउंट्स बुक्स के ज़रिए ही कर पाते हैं कि हमें टैक्स कब टाइम टू टाइम पे करना है और मतलब कितना टैक्स है पता भी उससे ही चलता है, टैक्स की साइज़ कितनी है और कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं और किन किन ट्रांजैक्शन पे टैक्स पे करना है और उसका पीरियड कितना है पे करने का, वो सब अकाउंट्स बुक्स के ज़रिए पता चलता है। इसलिए टैक्स प्लानिंग भी हम अकाउंट्स बुक्स के ज़रिए ही कर सकते हैं। और उसका फिफ्थ एडवांटेज है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। देखिए ये वैल्यूएशन ऑफ बिज़नेस का मतलब होता है हमारे बिज़नेस की वैल्यू कितनी है। मतलब जैसे कि एक ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ ओनर को अपना बिज़नेस ही सेल करना पड़ता है, मतलब किसी और को बेचना पड़ता है क्योंकि वो आगे अपने बिज़नेस को चला नहीं सकता, तो उसकी कोई वैल्यू तो नक्की करनी पड़ती है ना उसे। तो वो कैसे होती है, जैसे कि उसका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है तो उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उसका बिज़नेस तो चला ही नहीं, बीच में ही ठप हो गया तो उसकी बिज़नेस की वैल्यू डाउन में जाएगी और शायद ही उसका बिज़नेस कोई ख़रीदेगा या तो कोई लेना चाहेगा। लेकिन वैल्यूएशन ऑफ बिज़नेस मेन एडवांटेज है उसका, क्योंकि वैल्यू तो निकालनी ही पड़ती है।
और इसका सिक्स्थ एडवांटेज है डिसीज़न मेकिंग, मतलब हमें कोई भी डिसीज़न लेना हो तो उसमें भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत काम आती है। जैसे कि कोई सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस हो या पार्टनरशिप फॉर्म का बिज़नेस हो या कंपनी का बिज़नेस हो, अगर हमने हमारे ओन्स अकाउंट्स बनाए हों, खुद के अकाउंट्स बनाए हों, तो कोई भी डिसीज़न लेना हो कभी भी तो डिसीज़न मेकिंग ये बहुत मेन, मतलब इसका एडवांटेज है। कोई भी डिसीज़न लेना हो तो उसमें आसानी होती है अगर अकाउंट्स बनाए हो। और इसका सेवेंथ ऑब्जेक्टिव है एज एन एविडेंस, मतलब ये हमारे पास एक सबूत के तौर पे होता है, क्योंकि इसमें अकाउंट्स में हमें पूरे रूल्स और प्रिंसिपल्स के साथ पूरी अकाउंटिंग की हुई होती है। तो कभी भी कोई डिस्प्यूट या कुछ हो जाए अगर बिजनेस में, तो अकाउंट्स एक एविडेंस की तरह है, उसके सॉल्यूशन है। क्योंकि ये मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हमें जस्टिस दिलाने के लिए अकाउंट्स बहुत काम आता है, क्योंकि ये पूरे रूल्स और प्रिंसिपल के साथ तैयार होता है। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत काम आती है, इसलिए ये एक एविडेंस की तरह भी हम इसे कह सकते हैं। और इसका एट्थ एडवांटेज है कंपैरिजन विथ पास्ट ऑपरेशन। अगर हमने अकाउंट्स बनाए हो हर साल के, तो पास्ट के जो हमने पास्ट के साल में हमने जो बिज़नेस किया है उससे हम कंपेयर भी कर सकते हैं, या तो किसी और कंपनी के साथ, कोई और हमारे कंपेटिटर्स हैं उनके अकाउंट्स के साथ कंपेयर करके हम अपने मतलब बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी और इकोनॉमिक कंडीशन को और बेहतर करने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और इन सब को मतलब बिज़नेस अच्छा चलाने के लिए हम पास्ट ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, हाँ कि पास्ट में हमने कौन सी गलतियाँ की जिन्हें हमें वापस दोहराना नहीं है। और इसका नाइन्थ एडवांटेज है मॉरल कंट्रोल, मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में प्रॉपर एक एविडेंस की तरह हमारे पास होता है, तो कोई फ्रॉड के चांसेस है ही नहीं एम्प्लॉयज़ के द्वारा या किसी के भी द्वारा, क्योंकि ये मॉरल कंट्रोल है एम्प्लॉयज़ पे, सब पे ही मॉरल कंट्रोल है। और इसका लास्ट एडवांटेज है करेक्टिव मेजर्स, मतलब अकाउंट्स बुक से हम कैसे करेक्टिव मेजर्स कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि है ना, पास्ट के कुछ ऐसे डिसीजंस थे जो बिज़नेस में लिए गए ओनर या मैनेजमेंट के द्वारा, जो जिनमें बहुत मिस्टेक्स हुई, तो अकाउंट्स ये रिफ्लेक्ट करता है कि मिस्टेक्स कहाँ हुई है और किन्हें हमें सुधारने की ज़रूरत है। तो जब हमें करेक्टिव मेजर्स लेने हो तब भी हमें अकाउंट्स बुक बहुत काम आती है, इसलिए ये भी इसका एक मेन एडवांटेज है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अकाउंट के लिमिटेशंस की, मतलब अकाउंट के लिमिटेशंस क्या है। तो उसका फर्स्ट लिमिटेशन है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मतलब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो कभी अकाउंट में रिकॉर्ड होते ही नहीं है। जैसे कि अकाउंट में तो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं जो मनी के टर्म्स पे हो, मनी के बेस पे हो। जैसे कि कोई परचेज़ किया हो, सेल किया हो, कोई एसेट खरीदा या कोई गुड्स खरीदे या कोई गुड्स सेल किए, वही हम रिकॉर्ड करेंगे। कभी ये ना, जैसे कि किसी पर्सन की क्वालिटी है, जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ है जो हमारे बिज़नेस में रोल तो कर रहे हैं, प्ले तो कर रहे हैं रोल के, है ना, हमारे बिज़नेस की डेवलपमेंट हो। तो एक मतलब कोई ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और उनकी वजह से हमारा बिज़नेस बहुत डेवलप हो रहा है, लेकिन उनकी क्वालिटीज़ जैसे वो बहुत हॉनेस्ट है, लॉयल है, उन्हें तो हम कभी काउंट करते नहीं है, या फिर उन्हें तो हम रिकॉर्ड करते नहीं हैं, उन्हें कभी नहीं रिकॉर्ड किया जाता। कि हमेशा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं अकाउंट में, किसी की क्वालिटीज़ को हम अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसलिए ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। और इसकी सेकंड लिमिटेशन है स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी, मतलब कोई भी चीज़ है, कोई एसेट हो या कोई लैंड हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी वैल्यू स्टेबल रहती है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई लैंड है, आपने 10 लाख में वो लैंड खरीदा है और 10 ईयर्स बाद आप उसे 20 लाख में बेच रहे हैं, तो आपकी जो बीच का जो टाइम गया उससे तो कोई रिकॉर्ड करेगा नहीं, जो 10 ईयर्स गए। और जैसे कि आपकी बुक में तो वही लिखा होगा ना कि आपने 10 लाख का लैंड खरीदा है, उसमें तो आप काट के लिखेंगे नहीं कि 20 लाख का लैंड है वो, क्योंकि आपने 20 लाख में बेचा। हाँ, आप ये ज़रूर लिखेंगे कि 10 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ वो लैंड आपने बेचा तो, क्योंकि वो आपने 10 लाख में ख़रीदा था और आपने 20 में बेचा है, लेकिन वैल्यू तो स्टेबल ही रहती है हमेशा, मतलब अकाउंट में किसी भी चीज़ की वैल्यू, इसलिए ये भी इसकी। और इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव है हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस इवेंट्स, मतलब जो हिस्ट्री के जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हुए उनमें जो मिस्टेक्स हुई है उनमें कोई करेक्शन तो कर नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर डिसीजंस लेने में तो आसानी होती है, लेकिन उन्हें हम करेक्ट नहीं कर सकते, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। और
आपकी फोर्थ लिमिटेशन है अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू। मतलब मार्केट वैल्यू तो अवॉइड होती है इसमें। जैसे कि आपने कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है, आपने वो मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है 20,000 का, लेकिन अगर आपको वो मोबाइल फ़ोन अच्छा नहीं लगा और आपको किसी को बेचना है तो 20,000 तो अब आपको कोई देगा नहीं, तो आपने अपने एक फ्रेंड को 15,000 में बेचा। तो आप है ना, आपने तो 20,000 में ख़रीदा, लेकिन आप तो है ना 15,000 ही आपकी इनकम हुई, मतलब आपको 5,000 का लॉस हो गया। इसलिए इसमें मार्केट वैल्यू तो अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट वैल्यू हमेशा किसी को मिलती नहीं है। जैसे कि किसी ने 20 का ख़रीदा तो उसे 20 तो मिलेगा ही नहीं, कम ही मिलेगा, भले उसने एक दिन भी यूज़ ना किया हो वो मोबाइल फ़ोन। इसलिए इसमें मार्केट वैल्यू तो अवॉइड करनी ही पड़ती। अब बात करते हैं इसके फिफ्थ लिमिटेशन की। फिफ्थ लिमिटेशन है यूज़ ऑफ एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स मतलब अनुमान लगाना। जैसे कि है ना पास्ट में मतलब पास्ट में या अभी हम एस्टिमेट या अनुमान लगाए, जैसे कि कोई बैड डेब्ट हमें रिजर्व होगा कि नहीं। बैड डेब्ट रिजर्व मतलब होता है कि कोई ऐसा आदमी जिसको हमने कुछ सेल किया था लेकिन वो हमें पैसे दिए भी नहीं, भाग गया। उसने हमसे सामान तो ले लिया लेकिन उसने हमें पैसे दिए नहीं, तो ये हमारे लिए बैड डेब्ट हुआ, हमें नुकसान हुआ, क्योंकि हमने सामान बेचा लेकिन हमें उसके बदले में पैसे मिले नहीं। तो ऐसी जो मिस्टेक्स होती है वो हमारा अकाउंट रिफ्लेक्ट करता है, और ऐसी मिस्टेक से और ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस से लॉजिक हम लगा सकते हैं कि आगे हम कम मिस्टेक्स करें। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। और इसकी लास्ट लिमिटेशन है डुअल स्टैंडर्ड्स। मतलब अकाउंट्स बनाने के दो स्टैंडर्ड्स है, दो मतलब दो तरह से बनता है। जैसे कि एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और एक बैलेंस शीट होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें प्रॉफिट या कोई भी लॉस काउंट, मतलब कोई प्रॉफिट या लॉस की एंट्री होती है। जैसे कि या कोई इनकम या एक्सपेंडिचर, कोई इनकम हुई है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और कोई एक्सपेंडिचर हुआ है तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। लेकिन अगर कोई एसेट्स हो या कोई बिल्डिंग हो जो हमने बहुत सालों पहले ख़रीदी है लेकिन अभी तक हमारे पास है, मतलब वो कोई हिस्ट्री इवेंट है लेकिन अभी तक है हमारे पास, तो उससे हम है ना बैलेंस शीट में काउंट करेंगे। लेकिन है ना बैलेंस शीट में हिस्ट्री इवेंट्स भी काउंट होते हैं, मतलब हिस्ट्री इवेंट्स ही काउंट होते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करंट इवेंट्स काउंट होते हैं। करंट टाइम पे जो हमें प्रॉफिट या लॉस या इनकम या एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में, जो हिस्ट्री इवेंट्स होते हैं वो बैलेंस शीट में। इसलिए इसके डुअल स्टैंडर्ड्स होते हैं अकाउंट्स के। और अकाउंटिंग को हम ऐसे भी कह सकते हैं, अकाउंटिंग एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मतलब अकाउंटिंग एक बिजनेस की लैंग्वेज है। लैंग्वेज है इसलिए क्योंकि अकाउंटिंग के बेस पे ही तो बिज़नेस चलता है। अगर बिज़नेस प्रॉपर तरीके से चलाना है, पता हर टाइम टू टाइम हर चीज़ पता चल जाए, ऐसा बिज़नेस चलाना है, तो उसके लिए अकाउंटिंग करना तो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर हम अकाउंटिंग करेंगे ही नहीं तो है ना, ऐसे तो सालों तक बिज़नेस चलाना होता है। ऐसे थोड़ी कि एक साल के लिए बिज़नेस खोला और फिर बंद कर दिया। तो एक साल, और अकाउंटिंग का एक पीरियड होता है, जैसे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो है ना उस पीरियड में हम पूरी अकाउंटिंग बनाते हैं। साल में जो भी ट्रांजैक्शन हुए, जो भी सेल किया, परचेज़ किया, कितने हमारे क्रेडिटर्स है, कितने हमारे डेप्टर्स है, कितने पेबल्स है, रिसीवेबल्स है, सब उसमें लिखा होता है। और तो ये हमें आसानी से पता चल जाता है। उसी की वजह से तो हमारा बिज़नेस कंटिन्यू चलता है। इसलिए अकाउंटिंग को बिज़नेस की एक लैंग्वेज कहा गया है। अगर अकाउंटिंग करेंगे ही नहीं तो बिज़नेस प्रॉपर चलेगा कैसे? इसलिए अकाउंटिंग तो करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और अकाउंटिंग को बिज़नेस की लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि बिज़नेस चलाने का ज़रिया ही है अकाउंटिंग। अगर प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे तो मतलब एक कंप्यूटर में करें या बुक्स में करें, प्रॉपर अकाउंटिंग हमारे लिए एक मतलब एविडेंस की तरह है, और हमारा बिज़नेस भी इससे अच्छा चलता है। इसलिए अकाउंटिंग करना तो बहुत ज़रूरी है। और क्या फ्रेंड्स हम ऐसा कह सकते हैं, इज़ अकाउंटिंग एज अ साइंस और एन आर्ट? तो फ्रेंड्स यस, हम कह सकते हैं। साइंस इसलिए क्योंकि जैसे कि साइंस के भी अपने कुछ प्रिंसिपल, रूल्स, मेथड्स होते हैं, उसमें कुछ हम फेरफार नहीं कर सकते। वैसे भी अकाउंट्स के भी कुछ प्रॉपर रूल्स, मेथड्स होते हैं, उसी से हमें अकाउंटिंग करनी होती है। मेन तो होते हैं डेबिट क्रेडिट रूल, मतलब क्या बिज़नेस में आ रहा है, जो बिज़नेस में आएगा वो डेबिट होगा और जो बिज़नेस से जाएगा वो क्रेडिट होगा। मतलब बिज़नेस करने के लिए अकाउंटिंग
करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग ऐसे ही नहीं होती कि घिसा पिटा कुछ भी कर दिया, उसके भी रूल्स मेथड्स प्रॉपर फॉर्मेट होता है। इसलिए अकाउंट को हम साइंस भी कह सकते हैं, क्योंकि साइंस के भी कुछ मेथड्स प्रिंसिपल्स होते हैं और उन्हें हम कभी बदल नहीं सकते। उसी तरह अकाउंट के जो प्रिंसिपल्स रूल्स मेथड्स होते हैं उन्हें भी हम बदल नहीं सकते, इसलिए अकाउंट को हम साइंस भी कह सकते हैं और उसको हम आर्ट भी कह सकते हैं। वो एक कला भी है। अकाउंटिंग हर किसी के करने की बस की बात थोड़ी है। अकाउंटिंग करने के लिए बहुत नॉलेज चाहिए फ्रेंड्स, पूरी अकाउंट्स पढ़नी पड़ती है। ऐसे हमें पता ही नहीं चलेगा क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है, और मतलब क्या इनकम क्या एक्सपेंडिचर, मतलब सब कुछ पता करने के लिए अकाउंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अकाउंटिंग करना भी एक आर्ट ही है, एक कला ही है। जैसे कि आप कोई ड्राइंग करते हैं तो उसको परफेक्ट करने के लिए आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि ड्राइंग करते कैसे। उसी तरह अकाउंटिंग करने के लिए भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए उसे एक आर्ट भी कहा गया है। इसलिए हम उसे साइंस भी कह सकते हैं और आर्ट भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।